हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है। मेरी लास्ट वीडियो जो थी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे, मुझे उसके बाद कुछ मैसेजेस आए कि क्या मैं इसको हिंदी में भी बना सकती हूँ। तो आज की वीडियो उसी सेम टॉपिक पे हिंदी में है। इंग्लिश वाली ऑलरेडी लाइव है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या होता है। अगर आप यूके मूव होना चाहते हैं विदाउट एनी जॉब और एम्प्लॉयर, वो आप कैसे कर सकते हैं और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कैसे आपको हेल्प करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज़ कौन से हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और जो भी उसके अराउंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने खुद ने अपना ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लास्ट ईयर लिया था। मैं यूके जब आई थी, मेरे पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा था जो कि एक एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। उसके बाद क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे थे, बहुत अनसर्टेनिटी थी, और अगर आपकी एक बार जॉब चली जाती है, आपका वीज़ा का एक लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास 60 डेज़ होते हैं एज़ पर गूगल, और उसके अराउंड आप उसी के अंदर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी होती है जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे। तो बहुत रिस्क होता है। फिर मुझे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के बारे में पता चला और मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे मिल गया। क्या मैंने कोई लॉयर या इमिग्रेशन एडवाइज़र को हायर किया था? मैंने सबसे पहले जाके एक लॉयर, एक कंसल्टेंसी थी, उसको बुक किया था। मेरी कोई हेल्प नहीं हुई उससे। उन्होंने मुझसे पैसे लिए, कॉल पे आए और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो वो नहीं, मेरी कुछ हेल्प नहीं हुआ। 5-10 मिनट की कॉल थी, दैट्स इट। मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट द पर्सन वॉज लाइक, नहीं, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस वीज़ा। तो मेरे पैसे भी वेस्ट किए, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही अप्लाई करती हूँ, एंड आई वेंट अहेड एंड मुझे वीज़ा मिल गया। तो मेरी जो भी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे है। तो स्टार्ट करते हैं कि यूके में आने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं। तो सबसे कॉमन वे है, अगर आप यूके आना चाहते हैं, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और जॉब जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको आपको वीज़ा स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो जो वीज़ा होता है उसको बोलते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो टाइमलाइन होती है वो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स होती है। अब ये 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का क्या फंडा है? अगर आप यूके में आते हैं तो आप ILR लेना चाहेंगे या सिटीज़न बनना चाहेंगे, तो उसका एक प्रोसेस होता है जो मैं अलग वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन ILR को आप समझिए कि PR की तरह है। तो आपको 5 साल यूके में उस वीज़ा पे रहना होता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो आप 5 साल के बाद अपनी ILR अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, वो सिर्फ आपको 3 साल का वीज़ा देती हैं। फिर आपको 3 साल के बाद फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप मेरा वीज़ा प्लीज़ बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको 5 साल का वो टाइमलाइन भी पूरा करना है। कई बार कंपनीज आपको 1 साल का भी वीज़ा देती है। इट मीन्स कि आपको हर साल अपने एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि आपका वीज़ा वो एक्सटेंड करें, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, ये आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। आपको ढूंढनी पड़ेगी ऐसी जॉब या एम्प्लॉयर, और उसके बेसिस पे आप यूके आ सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। अब इसमें इसकी प्रॉब्लम्स नहीं, बट इस वीज़ा के रूल्स क्या हैं। पहली चीज़, आप इसे स्पॉन्सर नहीं करते हैं, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होगा, वही इसके पैसे पे करता है। तो ये आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं है, ये कंपनी से स्पॉन्सर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ आवर्स जो आप काम कर सकते हैं इस वीज़ा पे वो लिमिटेड होते हैं, और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये, अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आप पहले बात करते हैं, जॉब चली जाती है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा अपनी दूसरी जॉब ढूंढने का जो आपको स्पॉन्सर कर सके। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन ये ऐसे ही है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अगेन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सके। और अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे इमिग्रेशन को लेके लॉज रूल्स यूके में चेंज हो रहे हैं। अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने NHS की फ़ीस रेज़ की थी और काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उस चक्कर में आपके जो वीज़ाज़ हैं, ये भी बहुत सारी कंपनीज स्किल्ड वर्कर वीज़ा देने में हेजिटेट करती हैं। तो इन शॉर्ट, एम्प्लॉयर पे करता है। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सके। आप इस वीज़ा से टाई अप हैं, आपके पास फिक्स नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। तो ये इसके लिमिटेशन या रूल्स ये होते हैं। अब ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है? ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था
टू अट्रैक्ट द हाईली स्किल्ड पीपल इन यूके। अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर, अगर आप रिसर्च एकेडमिक या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, और अगर आप कहते हैं, आपको लगता है कि आप लीडर हैं अपने डोमेन में, तो आप ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप यूके के अंदर से, यूके के बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद इसकी फ़ीस पे करते हैं, आप खुद इसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है ये, तो उसके बाद आप यूके में बिना किसी जॉब के भी रह सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप यूके आएंगे तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, या अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। आप इसे यूके के बाहर से भी कर सकते हैं, यूके के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, ये एम्प्लॉयर से टाई अप नहीं है। तो अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप के पास वो 60 डेज़ की क्लॉक नहीं चल रही है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी वरना आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे वीज़ा स्पॉन्सर कर दो। ये आपका है, आपके पास रहेगा, और आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप इसमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, आप कर सकते हैं। आप जो जॉब करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना होता है। तो जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, उसका फ़ायदा ही ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आपको कंपनी फायर हो रही है, आपको जॉब चेंज करनी है, कुछ किसी को आपका वीज़ा स्पॉन्सर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अब आगे बात करते हैं कि इसमें कौन 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 अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 डोमेन्स हैं इसके। पहला है आपका आर्ट्स एंड रिसर्च। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आर्ट्स एंड कल्चर का आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च में हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। और अगर आप टेक वर्ल्ड में हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी विच इज़ टेक, जो कि मैं जिस फील्ड से मैंने अप्लाई किया है, मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगी। अब इसके पीछे क्या होता है कि एक टीम होती है, और हमारे टेक नेशन बोलते हैं उसको। दिस इज़ द वेबसाइट। ये वेबसाइट है टेक नेशन की। इसमें अगर आप ग्लोबल टैलेंट पे होवर करेंगे तो ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है। इसमें आपको इसकी पूरी गाइडेंस मिल जाएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये डिजिटल टेक लोगों के लिए है। तो ये टेक नेशन टीम होती है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। अब इसमें 2 तरह के वीज़ाज़ होते हैं, तो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। या तो आपके पास 2 हैं। एक होता है कि आप एक्सेप्शनल टैलेंट हैं और आप एक्सेप्शनल प्रॉमिस हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप 5 इयर्स के एक्सपीरियंस से ज़्यादा है तो आप एक्सेप्शनल टैलेंट में काउंट होंगे। अगर आपका 5 इयर्स से कम है तो आप एक्सेप्शनल प्रॉमिस है। बेसिकली आप पोटेंशियल है आपके अंदर। जनरली टेक नेशन ही डिसाइड करती है कि आपको कौन सा देना है। मैंने ऐसी भी एप्लीकेशंस देखी हैं जिसमें लोगों के पास मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्हें पोटेंशियल लीडर में दिया गया है रेदर देन लीडर। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका जो ILR होता है, जिसका 5 साल का ट्रैक जो पाथ होता है, वो लीडर में सिर्फ 3 साल का हो जाता है। मेरे पास लीडर है, मुझे लीडर मिला एक्सेप्शनल टैलेंट। तो वो इस केस में क्या हुआ, जब मैं यूके आई थी, क्योंकि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थी, तो मुझे 5 साल वेट करना था ILR के लिए। फिर मैंने अपना वीज़ा स्विच किया ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे, तो मुझे लीडर का मिला। तो अब मैं 3 साल में अपना ILR कर सकती हूँ, तो मेरे 2 साल बच गए। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि मैंने स्विच किया था, तो मेरा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मैंने 1.5 साल स्पेंड किया था, वो भी इसमें काउंट हो गया। तो जो मेरा 1.5 साल मैंने यूके में इनिशियली इस वीज़ा लेने से पहले स्पेंड किया था, वो भी काउंट हो गया इसमें। तो इस तरीके से मेरा जो फास्ट फॉरवर्ड हो गया ILR का प्रोसेस। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है टैलेंट में और एक्सेप्शनल प्रॉमिस में। अगेन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, टेक नेशन की टीम डिसाइड करती है कि किसको क्या देना है। अगर आपका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सेप्शनल प्रॉमिस में ही डालना होगा, अदरवाइज़ आप एक्सेप्शनल टैलेंट में जाएंगे 5 साल से ज़्यादा। अगर टीम को लगता है कि आप एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं हैं, अदर फैक्टर्स भी आते हैं, सिर्फ इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं, तो वो आपको प्रॉमिस दे देगी और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उनको चाहिए क्या होता है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो देखना चाहते हैं कि आपका लास्ट 5 साल में आपने जो काम किया है, आपने अपने फील्ड में, आप उसमें कितने एक्सेप्शनली काम कर रहे हो, आपने जो काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या है, नहीं सिर्फ आपकी कंपनी में नहीं, कंपनी के बाहर भी।
तो वो ये लीडर देखना चाहते हैं। और टेक वर्ल्ड में मैं कहूँगी कि ये सबसे ईजी वे है टू शो कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, सिर्फ अपने काम से, कंपनी में भी, अगर कंपनी में भी और कंपनी के बाहर भी। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ अपना। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं ऑरेकल में काम कर रही थी, और ऑरेकल में मैंने जो प्रोजेक्ट्स कर रही थी वो ऑलरेडी ऑरेकल डेटाबेसिस पे वो ऑलरेडी काफ़ी ऑलरेडी न्यूज़ में कवर हो चुके थे। और उनके जो हमारे जो कस्टमर्स थे उनका बहुत सारा डेटा ऑलरेडी केस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल था। तो मेरे लिए बहुत इजी था ये दिखाना कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस फीचर पे काम किया, और आप देखो कि ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है ये कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज, कौन कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं, और उनका जो मेरे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है वो देखो कि कितना है। तो वो ये देखना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आप उनको बोलोगे ओ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे माइट नॉट कंसिडर इट। क्योंकि कंपनी के अंदर का ठीक है, लेकिन आपने उससे क्या बिजनेस लेकर आए, क्या आपने बाहर इम्पैक्ट क्रिएट किया, आपके प्रोडक्ट से बाहर लोगों पे या और कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये सब भी वो देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कौन नहीं अप्लाई कर सकता। उससे पहले हम बात करते हैं इन चीज़ों की। जो टेक में होता है आपका टेक एप्लीकेंट्स, ये प्रोग्रामर्स, ये वाली मेरी कैटेगरी थी। आपको इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आप बिजनेस रोल पे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं और नॉन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में है, दे आर जनरली नॉट एलिजिबल, तो वो नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर वन इज़ ओनली एंड ओनली फॉर टेक पीपल। तो अब एग्जाम्पल क्या है टेक्निकल स्किल्स के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो हमारे टाइटल्स होते हैं वो कवर है। यूएक्स यूआई, फ्रंट एंड डेवलपर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई एमएल, साइबर सिक्योरिटी, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सीटीओ, वीपी, वीआर, बैक एंड, सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो ऑब्वियसली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब कौन लोग नहीं होते इसमें एलिजिबल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़नी है। सर्विस डिलीवरी, प्रोसेस डिलीवरी, आउटसोर्सिंग, कंसल्टेंसी, ईआरपी कंसल्टेंसी, सिस्टम एडमिन एंड ऑल रिलेटेड फील्ड। सो आपके लिए टेक अवे इसमें ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी कंपनी से रिलेटेड हैं, आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से रिलेटेड है जो कि नॉन प्रोडक्ट लेड कंपनी है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया के हिसाब से अगर एग्जाम्पल दूँ, इन्फोसिस, एसेंचर, पब्लिसिस सेपिएंट, कैपजेमिनी, ये जो कंसल्टेंसी सर्विस कंपनीज होती हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब मेरे केस में अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मैं HCL में काम करती थी और मुझे प्रूफ देने थे अपने लास्ट 5 ईयर्स के। और HCL भी एक कंसल्टेंसी सर्विस है, सॉरी कंसल्टेंसी कंपनी है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, HCL के जिस डिवीजन में मैं थी, HCL सॉफ्टवेयर, वो प्रोडक्ट बेस्ड था, और मेरे पास प्रूफ थे कि मैंने क्या काम किया था वहाँ पे, किस प्रोडक्ट पे काम किया था, कौन से प्रोडक्ट्स पे से क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो वो मेरे लिए हेल्प कर गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस बेस्ड कंपनी से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अगेन सेम क्वेश्चन कि करना क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें आपको, लेट मी गो हेयर, ये मैंने ऑलरेडी एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो पहला स्टेप होता है अप्लाई टू गेट इंडोर्समेंट। अब ये इंडोर्समेंट क्या होती है? इंडोर्समेंट होता है कि टेक नेशन की टीम आपका प्रोफाइल रिव्यू करेगी और वो बोलेगी अरे हाँ यू आर द राइट पर्सन, आपको ये वीज़ा मिलना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने आपको इंडोर्स कर दिया, आपको वो दे दिया। जब आपको इंडोर्समेंट मिल गया तो आप सीधा जाएंगे और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। आपका वेट टाइम होता है 3 to 4 वीक्स, लेकिन कई बार होता है छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये वेट टाइम बढ़ भी सकता है, तो 8 हफ्ते तक लग सकता है। इसमें फास्ट ट्रैक का एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपका इंडोर्समेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है, तो आपको एक बहुत डिटेल फीडबैक मिल जाएगा टेक्नीशियन से, और उस फीडबैक को आप वर्क करोगे, आप रीअप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम रिजेक्ट कर देंगे, आपको प्रॉपर डिटेल फीडबैक देंगे। आप भी शॉक रह जाओगे कि कितना डिटेल फीडबैक आया है। तो ये होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिर्फ स्टेप 1 कि आपको इंडोर्समेंट चाहिए। इंडोर्समेंट मिल गई तो स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है, आपको बस जाके वीज़ा अप्लाई करना है। आपको एम्बेसी में जाना है, बायोमेट्रिक्स देने हैं, फ़ोटो खिंचवानी है और वीज़ा आ जाएगा आपके पास। तो अब इसकी बात करते हैं स्टेप 1, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो कि आप इंडोर्समेंट कैसे लो।
तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक्चुअली मोर देन 2 थिंग्स। पहली चीज़ वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं कि आप यूके क्यों आना चाहते हो, आप ये वीज़ा क्यों चाहिए, ऑल दैट। उसके बाद आपके आपके चाहिए होते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसके 2 चीज़ पार्ट होते हैं। पहला होता है मैंडेटरी क्राइटेरिया और दूसरा होता है ऑप्शनल। अब ये जो लेटर्स होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चाहते हैं कि आप का जो टैलेंट है, क्योंकि आपने लास्ट 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, या कोई आपका रिकमेंड करे, आपके लिए लेटर लिख के दे कि हाँ मैं नेहा को जानता हूँ या जानती हूँ, हमने इसमें काम किया, मैंने उसका ये काम देखा एंड ऑल दैट। तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहली चीज़ है कि आपके लास्ट 5 ईयर्स के ही काम, जो लास्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उनमें से ये लेटर्स आने चाहिए। आपके सीनियर्स से लेटर्स आने चाहिए, ना कि आपके जूनियर्स या कलीग्स, नॉट ऑन द सेम लेवल ऑल्सो, सीनियर से होने चाहिए। एंड उन लोगों का भी कुछ अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो लिख रहे हैं अगर उन्हीं का प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आपका इंडोर्स, आपके वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को इतनी वेटेज नहीं मिलेगी। अब इसमें आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं जो मैंडेटरी है। मैंडेटरी आपको 3 देने ही होंगे, और जो ऑप्शनल होते हैं वो आप उसमें होता है, लिमिट होती है मैक्सिमम 10। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 देने हैं, आप 2 3 4 दे सकते हैं, बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मैंडेटरी वाले को आप ऑप्शनल वाले में डाल दो, नहीं। अब मैंने क्या किया था, मैंने अपने मैंडेटरी में अपना सैलरी का दिखाया था कि मैं ऑलरेडी बहुत हायर सैलरी पे हूँ एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इन एट द सेम लेवल। उसके लिए आपको सीधा ग्लास डोर पे आप रिसर्च कर सकते हो और सैलरी का ब्रेकअप दे सकते हो वहाँ से। दूसरा मैंने अपनी करंट कंपनी ऑरेकल का दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑरेकल में काम कर रही थी तो मुझे वहाँ का दिखाना था, और मैंने उससे पहले टेस्को में काम किया था तो मैंने टेस्को का दिया था। तो मैंने ये 3 मैंडेटरी अपने वर्क से दिए थे और बाकी मैंने अपने ऑप्शनल दिए थे। तो इसी तरीके से आपको अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रेडी करने होंगे। वंस दैट इज़ रेडी, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी होना चाहिए और आपका CV रेडी होना चाहिए। ये 3 स्टेप्स आपको करने होंगे। आप टेक्नीशियन के पोर्टल पे जाके वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे एंड देन यू विल वेट। फिर उसके बाद आपको वेट करना होगा एंड देन यू विल गेट एन ईमेल। आपको ईमेल आएगी होम ऑफिस से कि आपको इंडोर्समेंट मिल गई है या नहीं मिली है, और उस मेल में आपके नेक्स्ट स्टेप्स लिखे होंगे कि आपको क्या करना है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। अगेन आपको इसको खुद पे करना होता है, आपको इसकी फ़ीस को खुद पे करना होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या आप इसमें डॉक्यूमेंट्स में दिखा सकते हो, तो जैसे कि आप अपना कॉन्फ्रेंस टॉक करिए, आपने मीटअप्स करे, आपका आपने ब्लॉग्स करे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया, आपका स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छा है। और जब मैं ये कह रही हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अच्छी होनी चाहिए, इट शुड स्टैंड अपार्ट। अगर आप एप्लीकेशंस देखोगे लोगों की तो आपको रियलाइज़ होगा कि टेक्नीशियन जो है ये टॉप 1% 5% पीपल को कर रही है, और डे बाय डे जो इनका लेवल है टेक्नीशियन का वो हार्ड होता जा रहा है। मैंने खुद ने ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जो मेटा में काम कर रहे हैं, जो फैंग लेवल कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इनफैक्ट जो जिनके खुद के अच्छे खासे स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उनको भी ये वीज़ा नहीं मिल पाया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, आपको उसका ध्यान रखना होगा। एंड वंस यू, और आपको जैसे इंडोर्समेंट मिल जाएगा उसके बाद आप जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा जैसे ही आ जाएगा, अगर आप यूके के बाहर हैं तो आपको यूके में आके अपना BRP कलेक्ट करना होता है। एंड यू हैव, देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑल्सो। टाइम लिमिट का क्या सीन है कि जब आप स्टेप 1 पे होंगे तो आपने पेमेंट की होगी, तो आपके पास अराउंड 15 डेज़ होंगे अपने स्टेप 1 को ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद आपका जब वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, वीज़ा आ जाएगा, तो आपके पास मेल आएगी कि आपका BRP रेडी है। तो आई थिंक आपके पास 3 महीने होते हैं उसे कलेक्ट करने के लिए, तो आपको 3 महीने में यूके आना होगा, उसे कलेक्ट करना होगा, एंड देन यू कैन गो बैक एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू कम बैक यू कैन कम। या आपको यूके में ही रह के अपने लिए जॉब ढूंढनी है या अपना स्टार्टअप सेटअप करना है, या आप पे डिपेंड करता है। सो या, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और आपको अगर फ़ीस का चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2 पार्ट में फ़ीस होती है। ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपके 716 पर पर्सन पाउंड
अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो 70,000 के आसपास है ये। तो इतने होते हैं आपकी फ़ीस। तो जब आप पहली बार स्टेप 1 के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 524 पाउंड 50,000 के आसपास आपको अप्लाई करना होता है एंड सॉरी पे करना होता है। जब ये हो जाता है उसके बाद आपको वीज़ा के लिए फ़ीस देनी होती है जो कि 192 है। प्लस इसके साथ आपका हेल्थ केयर सरचार्ज लगता है। ये हेल्थ केयर क्या है, यूके में जो हेल्थ केयर होती है वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है, और जो भी यूके आता है उनको अपना सरचार्ज देना होता है पर ईयर। व्हाट इट मीन्स कि अगर आपको वीज़ा 3 साल का मिल रहा है, 5 साल का मिल रहा है, या कई बार लोग एक साल का वीज़ा ले लेते हैं, तो आपको पर ईयर के हिसाब से 1035 पे करना होगा पर पर्सन। तो अगर आपका पार्टनर है, योर हस्बैंड और वाइफ एंड यू हैव किड्स, तो आप अब इसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हैं। 524 जैसे मेरे केस में मैं थी तो मैंने 524 दिया, एंड देन फिर हम दोनों ने वीज़ा अप्लाई किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो 192, एंड देन हमने सब चार्ज भी अप्लाई किया। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो या प्लीज़ आप टेक्नीशियन की ये जो वेबसाइट है, ये पूरी इनकी ऑफिशियल गाइडेंस है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर भी आप पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर, बाय।